आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। हुकूमत अदलिया मोहब्बत, ऑपोजिशन की तहरीक और बानी के खतूत, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। आज 14 फरवरी है और आज का दिन वैलेंटाइंस डे या यौम मोहब्बत के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन के हवाले से बहुत सी से बेसरोपा कहानियां भी मार्केट में गर्दिश करती रही हैं। ये दिन बुनियादी तौर पर तो मगरिब में मनाया जाता है, गो कि ये दिन हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने जैसे बाकी बहुत सी चीज़ें मगरिब से ले रखी हैं और अपने ऊपर तरक्की याफ्ता ममालिक का रंग चढ़ा लेते हैं हम, इसी तरह ये यौम मोहब्बत भी यहाँ मना लिया जाता है। ये दिन पाकिस्तान में इसलिए भी अहम हो गया है कि यहाँ आजकल बहुत सी सियासी और गैर सियासी मोहब्बतें परवान चढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं, नई नई मोहब्बतें सामने आ रही हैं। एक वक्त था जब नून लीग के लिए अदलिया दुश्मन थी। मुझे क्यों निकाला, पैनमा में अकामा, बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहली, तराजू के पलड़े बराबर करने की फरमाइशें, वो 5 जज अदलिया सुप्रीम कोर्ट में बैठे बुतों से नफरत की अलामत थी। लेकिन आज उसी अदलिया से मोहब्बत है, कोर्ट पैकिंग से मोहब्बत है, जजेस लगाने से मोहब्बत है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मोहब्बत है, जजेस की तनख्वाहें दुनिया में सबसे ज्यादा करने से मोहब्बत है, अदलिया के लिए कानून साजी से मोहब्बत है, एक हाई कोर्ट से जज दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने से मोहब्बत है। आज ही नए आने वाले जजेस ने उर्दू का हलफ उठाया है, तो अदलिया से हुकूमत की इस नई नई मोहब्बत के लिए भी ये दिन अहम है। एक वो वक्त था जब नून लीग के लिए एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, वोट को इज्जत दो के तराने तराशे जा रहे थे, खलाई मखलूक की बातें थीं, बाजवा और फैज से हिसाब मांगा जाता था, उनको मुल्क की बर्बादी की वजह बताया जाता था, नून लीगी क़यादत को सजाओं के पीछे उनका हाथ बताया जाता था। फिर ये दुश्मनी मोहब्बत में बदली तो लंदन में बैठे ही बगैर किसी अदालत में पेश हुए जमानत मिल गई, एयरपोर्ट पे पूरा सिस्टम पहुंच गया, सजाएं और नाअहली खत्म हुई और नून लीग दोबारा इक्तिदार में आ गई और आज सेम पेज की बरकत का विर्त है। तो इस मोहब्बत के लिए भी ये दिन अहम है। फिर एक और वक्त था जब नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले दुश्मन होते थे, धरती के नासूर, मोदी के यार, ग्रेटर पंजाब के इल्जामात थे तो जर बाबा 40 चोर, लाहौर और लाड़काना की सड़कें भी थी, पेट फाड़ कर लूटी दौलत निकालने के दावे भी थे। ये नफरत और दुश्मनी भी मोहब्बत में बदल चुकी है, तो इस जरूरत की मोहब्बत के लिए भी आज का दिन अहम है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना की दुश्मनी से अब कौन वाकिफ नहीं, नामों को बिगाड़ना और यहूदी एजेंट कहना तो आम सी बात थी। तो कल तक एक दूसरे के लिए नफरत की अलामत समझे जाने वाली पीटीआई और जेयूआईफे की नई नई सियासी मोहब्बत के लिए भी आज का दिन अहम है। वैसे गुजरी शब बारात थी, ये रात और ये मौका भी अल्लाह और अपने बंदों के दरमियान मोहब्बत ही है, और एक मौका भी है कि बंदा अपने अल्लाह से कमजोर होते ताल्लुक और कम होती मोहब्बत की फिर से तजदीद कर ले। तो आज के प्रोग्राम में हुकूमत की अदलिया से मोहब्बत पर भी बात करेंगे, मजीद इशूज को भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक। आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं शाहिद खटक साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर मंदोखेल साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, और पीएमएलएन से हमें इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। और इख्तियार वली साहब, जरा आपसे ही शुरू करते हैं। ये आज सुप्रीम कोर्ट के 6 मुस्तकिल और एक जो कायम मुकाम जज हैं जस्टिस गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने हलफ उठा लिया है और जस्टिस सरफराज डोगर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं। तो अब आपके ख्याल में अदलिया जो है वो मुकम्मल आजाद हो गई है, अब इंसाफ की नहरें बहेंगी या अभी भी इसमें कुछ वक्त लगेगा? थैंक यू वेरी मच पारस। इंसाफ की नहरें जो हैं वो बहने शुरू हो जाए तो इससे ज्यादा अच्छी क्या बात होगी। देखें, हमारी तो कोशिश है कि वो लाखों केसेस वो पेंडिंग जो पड़े हुए हैं, हमारी अदलिया में आए रोज सारे सियासी केसेस और आईनी पिटीशंस की समाअत हुआ करती थी, 10-10 दिन, 15-15 दिन, एक महीना, और सारे जजेस उसके लिए बैठे होते थे। और वो लोग जो बेवाए हैं और अपने हक मेहर के लिए, अदालती इंसाफ के लिए मुंतजिर हैं, वो लोग जिनके घरों में कत्ल हो चुके हैं और वो इंसाफ लेने के लिए मुंतजिर हैं, उनके केसों को सालों साल गुजर जाते हैं। वो माएं बहनें जिनकी दीवानी मुकदमात, मतलब दादा का इंसाफ पोते को मिलेगा या दादा को ही मिलेगा? तो हम तो ये चाहते हैं कि दादा का इंसाफ अब दादे को ही मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, ताकि उसके पोते को तारीखों में ना आना पड़े। वेरी गुड। मैंने आपसे इसलिए ये बात की क्योंकि आप लोगों को ये बड़ा एतराज होता था ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए रिलीफ की नहरें बह रही हैं,
تو اگر اب پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا بہت انصاف مل جائے گا تو آپ کو اس کے اوپر کوئی شکایت تو نہیں ہوگی، چونکہ کہا یہ جا رہا ہے نا کہ جن ججز کے اوپر الزام تھا ان کا راستہ تو رک گیا ہے اب۔ دیکھیں پارس، ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کے ساتھ بھی کوئی بے انصافی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو اور سب کے ساتھ ہو۔ یہ جو ترازو کے پلڑے جو برابر نہیں ہوتے تو ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک وزیر اعظم آتا ہے تو اس کو تو آپ کہتے ہیں کہ گاڈ فادر، سزلین مافیا، دوسرا اس کو آپ کہتے ہیں ویری گڈ ٹو سی یو۔ آپ بڑی اچھی بات کریں سر، ایک سیکنڈ، آپ نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ انصاف ہو، آپ چاہتے ہیں عمران خان کے ساتھ بھی انصاف ہو، پلڑے برابر ہو، تو وہ انصاف عمران خان کے ساتھ کیا ہو کہ ان کی ضمانت نہ ہو، وہ جیل کے اندر ہی رہیں؟ آپ کے خیال میں وہ کیا انصاف ہے جو ان کے ساتھ ہونا چاہیے؟ بات تو بڑی سیدھی ہے، 9 مئی کے مقدمات ہیں، 190 ملین پاؤنڈ کی چوری چکاری ڈکیتی ہے، اور اس میں جو سزا ملنی چاہیے ایک چور کو، ایک ڈکیت کو، وہ ان کو ملنی چاہیے، یہی انصاف ہے۔ میرے خیال میں تو یہی ہے، آپ کے خیال میں اگر کچھ اور بات ہے تو آپ بتا سکتے ہیں۔ میں آپ کا خیال اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ جن چیزوں میں مطلب اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کے نزدیک وہ انصاف نہیں ہوگا، اگر بری ہو جاتے ہیں تو وہ انصاف نہیں ہوگا۔ دیکھیں وہ تو جب اس وقت بری ہوگا نا تو پھر دیکھیں گے کہ عدالت نے کن بنیاد پر، کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو بیل دے دی یا ان کو جو ہے تو بری کر دیا یا ان کا جو کیس ہے وہ خارج کر دیا، تو وہ تو اس وقت کی پھر دیکھی جائے گی کہ وہ کیا ایک جج کے دیکھنے کے اور پرکھنے کا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ڈبل سٹینڈرڈ آف جسٹس ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ان کے لیے اور سب کے لیے قانون کا ترازو جس طرح اور یہ ہمیشہ رہنا چاہیے، چاہے کوئی بھی حکومت میں ہو اور اپوزیشن میں ہو، اور یہ ہمیشہ رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ایک اور بات بتا دیں، آپ سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں، اور ہم جی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ فنکشنل ہے اس وقت میں؟ کیونکہ کچھ سینئر ججز کا کہنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور جو ریاست کے ستون ہیں وہ کولیپس کر چکے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی اس پہ کافی شدید رد عمل دیا ہے۔ تو اختیار ولی صاحب کیا خیال ہے کہ یہ سخت رد عمل دینے سے پارلیمنٹ کی تکریم ہوگی یا پھر غیر متنازع الیکشن بھی ضرورت ہے، وہ بھی ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں یہ جو بیان دیا گیا ہے محترم جج صاحب کی طرف سے، یہ اپنے اختیارات سے تجاوز ہے اور وہ متجاوز ہوئے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کوئی جج جس کام کی وہ تنخواہ لیتا ہے وہ لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہوتا ہے۔ وہ جو حلف اس نے اٹھایا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، وہ اپنے آپ کو بالکل امپارشل رکھیں گے اور ان بائسڈ رکھیں گے۔ تو اگر کسی جج نے سیاست کرنی ہے تو استعفیٰ دے، جو پارٹی اس کو پسند ہے اس کی ٹوپی پہنے اور الیکشن میں حصہ لے۔ مولانا وہ اپنے نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب فرماتے تھے، وہ الیکشن کو کہتے تھے کہ آگ اور خون کا دریا ہے، آگ اور خون کا دریا پار کریں، اسمبلی کا ممبر بنے، پھر جو مرضی کہتے رہیں، لیکن ان کو میرے خیال میں اس طرح بیان نہیں دے۔ رائٹ، شاید سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی اور پھر لاہور ہائی کورٹ میں تو جو ٹارگٹ تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہو چکا ہے۔ سر آپ لوگ تو دیکھتے ہی رہ گئے، آپ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کو ریورس کروائیں گے، ہم اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہونے دیں گے، تو کیا وہ سب آپ کے سیاسی بیانات تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے فرض دیکھیں کہ اس عدلیہ میں جو انصاف ہم نے نواز شریف، شہباز شریف کے کیسز ریورس کرتے دیکھے ہیں، اتنا تیز انصاف اسی عدلیہ میں جس کو یہ برا بلا کہہ رہے ہیں، رمضان، شوگر مل، اتنے اوپن شٹ آپ کے نزدیک وہ انصاف نہیں تھا؟ جو یہ گلہ کر رہے ہیں کہ انصاف نہیں ملا اس عدلیہ سے، جس عدلیہ کو انہوں نے اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے کہ ابھی جج، تیرا جج میرا جج کا کنسیپٹ آ گیا ہے کہ میں جج دے رہا ہوں، آپ جج دے رہے ہیں، جب کیس لگے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ اس کا جج، یہ میرا جج۔ دیکھیں عدلیہ جو ہے یہ ایک انڈیپینڈنٹ تھا، عدلیہ ہمیشہ۔ ابھی اختیار ولی صاحب شروع ہو جائیں گے، پھر وہ گڈ ٹو سی یو کی بات کریں گے، پھر وہ کہیں گے پیناما سے اقامہ نکال لیا تھا۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں، گڈ ٹو سی یو، اگر آپ کو صرف گڈ ٹو سی یو نظر آ رہا ہے تو بلاول بھٹو کے بارے میں کیا کمنٹس تھے چیف جسٹس کے، آپ دیکھیے، سرچ کریں۔ مولانا فضل الرحمان جب گئے اسی عدالت میں، اسی چیف جسٹس نے کیا ان کو اور ان کے بارے میں ریمارکس دیکھیں، وہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو بھی وہاں پہ جائے گا جج کوئی اچھے سے ریمارکس دے دے تو اس سے کوئی نہیں ہے، فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا اس سے۔ وہ اگر یہ ایسی ایشو بناتے ہیں۔
دو تو بیٹھے ہیں پارس صاحب، تیسری اچھا نہیں میں تو اینکر ہوں نا، میں سوال کر رہی ہوں آپ سے. اللہ کرے. اچھا اللہ کرے کیا، میں سوال اٹھا رہی ہوں. عدلیہ کو تباہی اور آپ نے نا ان کی ہنسی سے اب کنفیوز نہیں ہونا، تباہی، آپ فوکس رہنا ہے جی. ان کی تباہی، عدلیہ کی تباہی کا جو ذمہ دار ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے. اوکے 26ویں آئینی ترمیم کی سہولت کاری کس نے کر کی دی؟ قاضی فائز عیسیٰ نے کی. ٹھیک. ہمارے ایم این ایس کو یا ہمارے ایم این ایس کو لے جا کے ان کو خرید کے ان کو انڈیپینڈنٹ رکھنے میں سارا جو ایپیسوڈ چلا، جس دن ہم سے بلے کا نشان لیا گیا، این اس دن کہ جس دن سمبل الاٹ ہونا تھا الیکشن میں، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مخصوص نشستیں جو ہماری حصے کی تھی، جو ہماری حصے کی بنتی تھی، ہمیں نہیں ملی. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں اس سب میں غیر آئینی کیا ہوا ہے؟ پارلیمنٹ نے ایک ترمیم پاس کی اور اس کو انہوں نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اس میں غیر آئینی کیا ہوا ہے؟ کس پارلیمنٹ نے؟ فارم 47 سے آئے ہوئے لوگوں نے. 17 ایم این ایس صرف مسلم لیگ نون کی جیتی ہوئے، باقی سارے کے سارے فارم 47 سے آئے. ان کی تعداد پوری کی گئی ہے اسی پارلیمان. آپ نے نہیں بولنا پر میں بول نہیں رہے، ہنس رہے ہنس رہے تھے، پر میں بھی ہنسوں گا. نہیں ہنسنا نہیں، آپ نے آرگومنٹ پہ بات کریں. اختیار ولی صاحب پلیز ہنسیں. اختیار ولی جو ہے دیکھیں، اگر سر ماضی میں بھی کہا جاتا رہا پارلیمنٹ جعلی ہیں، 17ویں آرمی ترمیم ڈکٹیٹر کے دور میں ہوئی تھی. اتنے خاموشی سے سن رہا پارلیمنٹ تو وہ سارا پارلیمنٹ جھوٹ ہوتی ہے. بول رہا تھا اختیار ولی، لیکن میں سن رہا تھا. اب آپ بات کریں، سچ بتائیں. اب میرا سارا ردم ہی توڑ دیتے. اچھا اب نہیں توڑیں گے. فارم 47 کے ذریعے ان لوگوں کو لایا گیا، سوائے 18-19 کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے جعلی ایم این ایز ہیں. تو ان کی جو قانون سازی ہوگی، اور اس سے بڑھ کے ہمارے پارلیمان میں بیٹھے ممبران کے ریکاؤنٹنگ میں سیٹیں اڑائی گئی. بلال اعجاز، ہمارے 4 سے 5 ممبران کو فقط اس لیے نکالا گیا کیونکہ وہ ڈیل نہیں کر رہے تھے. اگر انہوں نے کیا ہوتا تو ان لوگوں کو نہ نکالا. کیوں؟ کیونکہ ان کا جو مارجن تھا وہ کلوز. اب اگلا سوال یہ کریں گی کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا انہوں نے ڈیل کی ہے؟ نہیں، ان کا جو مارجن تھا وہ 500 1000 1500 ووٹوں کا تھا. میں یہ کہہ رہی ہوں پارلیمنٹ ہوتی ہے سر. کون سی یہ پارلیمنٹ مختلف اور بھی کئی پارلیمنٹ ماضی میں ان کو جعلی قرار دیا جاتا رہا ہے. ایسا پارلیمنٹ نہیں ہوتی. پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے، 17ویں ترمیم کی مثال دی ہے میں نے. پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے جس کو عوام الیکٹ کرتی ہے. پارلیمنٹ وہ ہوتی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. آپ کا ذاتی موقف ہے؟ نہیں، یہ میرے پارٹی کا موقف ہے. پوری قوم سے آپ جا کے آپ پوچھ نے لیں. سنا قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بڑا سخت رد عمل دیا، جو جسٹس محسن افریقیانی صاحب نے بھی بات کی تھی. آپ تو خود پارلیمنٹیرین ہیں. تنخواہ لے رہے پارلیمنٹ سے، خود ہی روپیہ ہوا ہے، ادھر بیٹھا ہوا ہے. سر اسپیکر کا احترام ہوتا ہے. کیا احترام اس کا ہوتا ہے جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے. کل کو کسی کو بھی منہ اٹھا کے پارلیمان میں آپ بٹھا دے کہ جی ایم این اے ہو گیا. ابھی آپ کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 5 لاکھ 19,000، وہ اچھی چیز نہیں تھی، لکھ کر دیا آپ لوگوں نے سب کو. پھر الیکشن کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اسی طرح لوگوں کو پارلیمان میں لانا تھا، بٹھانا تھا، تو الیکشن کا کیوں کرا؟ ضرورت کیا تھی؟ اسی طرح لے آتے، اس سے زیادہ سیٹیں دے دیتے. اور آگے پرائی حق کے اوپر ڈاکہ ڈال کے اور ہنستے ہیں. ہاں یہ اس سے بڑی بے شرمی کا کیا علم ہوگا؟ ان کو ہنسنا چاہیے اس بے شرمی کے اوپر. یہ بالکل بنتا ہے کہ اس بے شرمی کے اوپر یہ ہنستے رہے اسی طرح. قادر مندوخیل صاحب، یہ بات تو توہین عدالت سے توہین پارلیمنٹ پر آ گئی ہے. سر آپ کے خیال میں کیا تنقید نہیں ہو سکتی پارلیمنٹ کے اوپر؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر تنقید ہر چیز سے بالاتر ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے بھی جسٹس محسن افریقیانی کے رد عمل بڑا سخت دیا انہوں نے، وہ درست تھا آپ کے خیال میں؟ ولی صاحب ایک سیکنڈ صرف. جی مندوخیل صاحب. میں ایک پارس مکافات عمل ہے. اچھا چلے مندوخیل صاحب ایک سیکنڈ ذرا، پھر وہ کہہ رہے ہیں مجھے ایک سیکنڈ صرف دے دیں، صرف 1 منٹ. جی اختیار ولی صاحب جلدی، پھر ہم نے انٹرپٹ نہیں کرنا مندوخیل صاحب کو. جی میں اور آپ اور قادر مندوخیل صاحب ہم یہ پوچھ رہے ہیں اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، لیکن میرے محترم دوست جو شاہد خٹک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے خیال میں اور ان کے حساب کتاب میں سویا سپریم ہے یا پھر بروک بانڈ ہی سپریم ہے. یہ پارلیمنٹ کو سپریم تب ہوتی ہے جب عوام آپ کو ووٹ دیتی ہے. ایک بلڈنگ ہے، جب عوام کی طاقت ہو تب سپریم ہوتی ہے. آپ کی طرح فراڈ 2018 کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کا حق کھا کے آکے اس پارلیمنٹ میں بیٹھ 2018 کی بات کر رہے ہیں، اس میں بھی کریں، اس میں بھی کریں، حکومت انویسٹیگیٹ کریں. ابھی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ایسا کریں. میں بھی کرتے ہیں ایک جملہ مندوخیل صاحب زیادہ دے دیں. ایسا کریں کہ حکومت ہے نا 2018 الیکشن کی یہ فائنڈنگز کرا دیں. مطلب کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس میں 2018 اور 2024 دونوں کی تحقیقات ہو جانی چاہیے. پھر کریں کہ اگر کسی نے ان کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. شاہد خٹک یاد رکھو، میری بات سنو، اگر خیبر پختونخوا کے حلقوں کا پوسٹ مارٹم ہوا
खुदा की कसम न तो मैं मेरा हो गया ना तुम्हारी हुकूमत अब रहेगी। इस पे करते हैं ना बात, अब आगे बात इसी पे करेंगे। पूरा शो है मंदोखेल साहब। मैं इनको ऑफर करता हूँ, मैं आपके प्रोग्राम में अनवर आए, मेरा सर, हल्का एक खोले, सेकंड। मेरा हल्का खोले, वहाँ चले, शुरू करते हमने- हैं। बात आपकी हम बात भाइयों को नाराज नहीं करना। मंदोखेल साहब, सर इसी पे मैं भी आती हूँ, जरा मंदोखेल साहब अपना आपने 3 पश्तूनों को बुलाया, आपसे शो नहीं संभाला जा रहा नहीं, है। क्यों नहीं संभाला जा रहा? बिल्कुल ग्रिप है, आप देखें वो दोनों चुप हो गए हैं, आप बात करें। 3 पश्तूनों को बुलाया ना, तो चुप करा रहे इन दोनों को। ये शो है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसपे ग्रिप नहीं होती है आपके लीडर्स की। जी मंदोखेल साहब। अच्छा, पारिस में अर्ज करा था, मुकाफात अमल है। जस्टिस मोहसन पिछले असम्बली में तोइने पार्लियामेंट का बिल पास हुआ, और खुदा की कसम कह रहा हूं कि अगर उसी दिनों में वो कंप्लीट पास होता तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करता जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब के खिलाफ तोइने पार्लियामेंट का नोटिस। अच्छा। और उसकी वजह यह है कि असम्बली रूल्स, शायद खटक साहब जानते होंगे, असम्बली के रूल्स 9 ये कहता है कि कोई अदालत असम्बली के किसी प्रोसीडिंग्स में कोई मुदाखलत नहीं कर सकते, उनके चीफ जस्टिस भी। मंदोखेल साहब एक सेकंड, वो ओवरऑल बात की है, अब आप लड़वाएंगे दो इदारों को, आप लड़वाना चाह रहे हैं दो इदारों को, वो सिटिंग जज है मंदोखेल साहब। अच्छा, मुझे बोलने तो दे, मेरी बहन, मुझे बोलने तो दे जी। जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब से 4 लाख मुलाजमीन के अपनी कलम के जरिए शहबाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह, जो कि रिटायरमेंट के बाद भी उसको एक्सटेंशन दिया है, और मैं ये मुकाफात अमल ये कि जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी साहब ने जिसकी हिदायत पे असम्बली के प्रोसीडिंग्स को, स्पीकर की रूलिंग को बिल्डोज किया है, और उसी ने उनके साथ ये किया है कि जो चीफ जस्टिस बन रहा था उसको नहीं बने। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो गया, मुकाफात अमल है। दूसरी बात ये कि वो जो तोइने पार्लियामेंट का बिल पास है, वो किस खेत की मूली है, वो कब इस्तेमाल होगी, वो कहाँ इस्तेमाल होगी? स्पीकर तो बड़े जबरदस्त बातें कर रहे हैं असम्बली के सीट पे बैठ के, मगर वो जो तोइने पार्लियामेंट का बिल है वो कहाँ है? वो क्या इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, क्या इन जजेस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? देखो, आसमान से कोई भी नहीं उतरा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है चपरासी से लेके जज के ऊपर, लेकिन या वकीलों के ऊपर होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकीलों की जिस तरह बेइज्जती होती थी, मैंने अपने आंखों से देखा है। और आप पाकिस्तान के किसी भी हाई कोर्ट में चले जाए, 5 मिनट बैठे, आप देखिए वहां कितनी बेतुकेरी बेइज्जती वकीलों की होती है। मैं सब जजेस की बात नहीं करूं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। पार्लियामेंट में तनकीद नहीं हो सकती, ये तनकीद और तौहीन में क्या फर्क है? पार्लियामेंट में तनकीद नहीं हो सकती, और क्यों नहीं हो सकती? हाँ, सुन लो, ठीक है, अच्छा सवाल है आपका। आप मुझे बताओ, जज के पास किसने इख्तियार दिए कि वो पार्लियामेंट की तोकीरी कर ले? वो एक सरकारी मुलाजिम है, ये जुडिशरी का मुलाजिम है। वो आवाम के मुंतखब लोगों को, चाहे फॉर्म 45 हो या 47 हो, उनके ऊपर कोई कमेंट्स करने का हक नहीं है। उन्होंने कहा रियासत के सारे सुतून कोलैप्स कर गए हैं। आज नहीं कह रहा हूं, पिछले हफ्ते में ये सोशल मीडिया पे देख चुका हूं। उन्होंने अदलिया को भी कहा, उन्होंने कहा रियासत के सारे सुतून कोलैप्स कर गए हैं, सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं की उन्होंने। हाँ, ना वो क्या होता पारिस, वो चीफ जस्टिस नहीं बन सका। वो आइन के आर्टिकल 200 ये कहता है कोई भी जज ट्रांसफर हो सकता है, उसके ऊपर उनको परेशानी है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट से जब जज डोगर साहब आ गए तो उनकी सीनियरिटी चली गई है, इस वजह से वो गुस्से में। क्या समझते हैं? अगर आप इतनी गुस्से में आप पार्लियामेंट के ऊपर, आप पार्लियामेंट की इंसल्ट करें, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? अच्छा, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? ठीक, क्या मैं माजी के सारे पंडोरा बॉक्स खोल दूं कि एक फर्द वाहिद सूबे का चीफ जस्टिस जो ना वो अपने लोगों के नाम रिकमेंड करते थे और जज बन जाते थे? मैंने असेंबली में बिल पेश की है, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून ने दोनों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। अब आप समझते हैं नहीं होने दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर जो है उन्हीं को बनना चाहिए? अभी तो वो कायम मुकाम बने हैं ना, क्योंकि 5 जजेस और सुप्रीम कोर्ट बार वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 200 में सीनियरिटी के हवाले से कुछ नहीं लिखा है, ठीक है? और वो कहते हैं कि जी जब कोई जज कहीं ट्रांसफर होगा तो सीनियरिटी वहीं से शुरू होगी जब वो हलफ लेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ये कहती है। पारस मैं आपको दूसरा मिसाल देता हूं। पारस मेरी बात सुन ले, मैं आपको दूसरा मिसाल देता हूं। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी में या पुलिस में एक एसएसपी एक जिले, एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर होता है, तो क्या उनकी सीनियरिटी 0 से स्टार्ट होती है? दूसरी बात ये कि आइन का आर्टिकल ये 24वीं तरमीम में पास नहीं हुई है, पहले से मौजूद है। ये आर्टिकल इंतजामी मिसाल दे रहे हैं। कंप्लीट करने दे।
200 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी जज, जिसकी शर्त ये कि उसकी जज की मर्जी शामिल हो। अगर जस्टिस डोगर जो ना लाहौर हाईकोर्ट में 13वें नंबर पे थे, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दूसरे नंबर पे आ गए, तो ये तो आईन है, इसमें कोई कतगन नहीं है। लेकिन जस्टिस मोहसन हसन अख्तर कियानी साहब, जहां वो मुलाजमी के उस वक्त उनको जरा से भी एहसास नहीं हुआ कि आपने 4 लाख उनकी चूल्हे बुझा दिए है। और इससे पहले जस्टिस मुशीर आलम ने आईन वक्त पे अफेक्टेड मुलाजमीन के अब जो हलफ बर्दारियां हुई दोबारा उसको कॉन्ट्रैक्ट पे लिए है, क्यों, किस खाते में? अब जो हलफ बर्दारियां हुई हैं, ये 4 लाख वकील जो बैठे हुए हैं, उनमें से कोई जज बनने के काबिल नहीं है। मैं आप वही पूछ रही हूं, रिटायर्ड जजों को एक्सटेंशन दे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट में तैनातियां जज बना रहे हो, ये कौन सा इंसाफ है? ये लोग इंसाफ देंगे? अदलिया गैर सियासी हो जाएगी, जुडिशियल एक्टिविज्म खत्म या कम हो जाएगा, आप समझते हैं? अब हुकूमत और पार्लियामेंट जो चाहेगी वही होगा, आप समझते हैं? या 2 इदारों में तसादुम भी हो सकता है, इसका खदशा भी है। मैं बड़ा खुश हूं पारस, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूं। इनके साथ यही होना चाहिए। ठीक, इनके साथ दुनिया में 129 नंबर पे है। अब तो आइन के मुताबिक हो रहा है, 200 के मुताबिक, 26वीं तरमीम के तहत, जहां शायद खटक साहब की पार्टी ने भी कबूल किया है, जहां उनके रऊफ हसन साहब ने कहा ये मसौदा ही हमारा है, जहां गौर खान साहब ने कहा कि मसौदा ठीक है, खान साहब को हमने दिखाना है, तो ये तो सबका मुतफका मसौदा है, इसमें कोई एक पार्टी का थोड़ी ये मसौदा। और अब जब पास हो गया और आपको अभी लग रहा है कि ये अब पहली बात ये कि पहले से चीफ जस्टिस जो ना वो लिस्ट बैठते थे, अब तो तमाम पार्टी पे, पीटीआई ने भी अपने नाम दिए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने नाम दिए, पार्टी ने भी दिए, नून लीग ने सब दे दिए। आपने सियासी जमातों की बातें की, जो फर्द हिवायत करता था, ये जो सब मिलकर कर रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर है। इख्तियार वली साहब, एक तरफ तो ये अदलिया में तब्दीलियां हुई हैं, हो रही हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी मैदान में भी काफी तब्दीलियां हुई है ना। अब ये एक ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बनाने की बातें कर रही है, फिर उसमें JUIF की शमूलियत की कोशिशें हो रही हैं। क्या ख्याल है आपका कि अगर कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनता है तो आपकी हुकूमत के लिए कोई खतरा होगा, कोई दबाव महसूस करेंगे? क्योंकि फिर वो तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तहरीक में शामिल होंगी। सर, दबाव पड़ेगा? पारस, देखें बहन, अपोजिशन का अलायंस तो पहले बन चुका है, लेकिन जो ग्रैंड डेवल्स अलायंस बनाने ये जा रहे हैं वो कभी नहीं बनेगा। साहबजादा हामिद रजा साहब की पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज़ाद, उनके ये सारे लोग जो हैं, ये ऑलरेडी इनकी एक अलायंस बन चुका है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि इस अलायंस में मौलाना साहब की शमूलियत जो है तो वो शायद कुछ ज़्यादा ही मानी खेज है या अहमियत का हामिल है, तो मैं नहीं समझता कि मौलाना साहब जो है वो इनके साथ 2 कदम भी आगे चल सकेंगे। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन इख्तियार वली साहब, आपने मौलाना साहब के अभी मुझे लगता है रिसेंटली बयानात नहीं सुने हैं। उन्होंने, वो मौलाना साहब जो इमरान खान को फला का एजेंट कहते थे ना, वो ये कहते हैं कि हमारे ताल्लुकात जो बड़े कशीदगी की तरफ चले गए थे, मैं उन्हें एतदाल की तरफ ला रहा हूँ। फिर वो कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम भी शब खून उन्होंने करार दिया। कहते हैं सियासतदानों को निजाम से बेदखल करने की कोशिश हो रही है। मैं वही बात कर रहा हूं कि मौलाना साहब का तहरीक इंसाफ के साथ सिर्फ एक सियासी इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि अकीदे का भी इख्तिलाफ था, और वो हमारी मजलिस में मेरे सामने मौलाना साहब ने उसका बरमला इजहार किया है। तो मुझे नहीं लगता वो हमसे नाराज हो गया, हम उनको मना, वो माजी हो गया, रूट सकते हैं, हम उनका लाड प्यार और लाडियां उठा लेंगे, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मौलाना साहब जो 47 एक स्टेज पर और एक स्टेज पर नहीं बैठेंगे, ये हो नहीं सकता। दिस इज इम्पॉसिबल, बिकॉज अब मैं आपको इसकी एक पॉलिटिकल दलील देता हूँ कि तहरीक इंसाफ, मौलाना साहब का जो माले मसरूका है वो खैबर पख्तूनख्वा में है, मैं समझ गई, और वो माले मसरूका जो है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के पास है। तो अगर उसी के साथ बैठेंगे, उसी अत्तार के लोंडे से दवा मांगते हैं जिसके सबब बीमार हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मौलाना साहब उनके साथ बैठेंगे जिनके साथ वो कह रहे हैं माले मसरूका है या तलखियों को कम कर रहा हूं, हम एतदाल की तरफ आ रहे हैं। और चले मौलाना साहब को अगर 1 मिनट के लिए छोड़ दें, ये पीपल्स पार्टी, ये मंदोखेल साहब जो आपके साथ बैठे हैं ना सर, इनकी पार्टी सुने वो क्या बयानात आपके लिए दे रही है। वो जो गवर्नर पंजाब हैं, वो ये कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन भी 2018 के इलेक्शन की तरह धांधली ज़्यादा थे, और ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। इख्तियार वली साहब वो उस सूबे में बैठ के बात कर रहे हैं जहां पे आपकी नून लीग की हुकूमत है। अच्छा, मैं उनके किसी बयान को बुरा नहीं मानता, आप भी ना माने, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल, मैं तो आपसे वजाहत ले रही हूं। नहीं है,
He is not a spokesperson. He is not an official तर्जुमान of गवर्नर बिलावल पंजाब भुट्टो है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। गवर्नर पंजाब है, वहां पर बैठे हैं, उनको इख्तियारात में और आपस में टकराव होता रहता है गवर्नर हाउस का और सीएम हाउस का। आप हमारे खैबर पख्तूनख्वा में देख लें, आप सिंध में देख लें। दिस इज नॉट ओनली द मैटर ऑफ आपके जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, पख्तूनख्वा, इट्स एवरीवेयर। उनके भी वही इख्तियारात हैं जो आप समझते हैं कि गवर्नर पंजाब के हैं, उनको भी वैसे ही देखते हैं आप? पारस, ये हल्का पुल्का इख्तिलाफ, ये मौसीकी जो है ना, 4 साल हुकूमत के रहते ये चलती रहेगी। हम इसके साथ बड़े आदी हो चुके हैं, एंड दिस इज वेरी समथिंग वेरी नॉर्मल। हम इसको बड़े अच्छे तरीके से सुनते बड़ी भी बात हैं, है। इसको एंजॉय भी करते हैं। आप भी एंजॉय करें। मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, और मैं बड़ा एंजॉय कर रही हूँ इस बात को कि गवर्नर पंजाब अपनी लीडरशिप की मंजूरी के बगैर इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं। ब्रेक के बाद जरा इस पे बात करते हैं। मंदोखिल साहब, जरा इसको बताइएगा आप। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। शाहिद खट्टक साहब, अक्सर नून लीग यही बात करती है कि आप लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे का बेड़ा गर्क कर दिया, और ये जो आपके एहतजाज अब नाकाम हो रहे हैं, इसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक आपको सपोर्ट नहीं कर रही, और साथ ही वो फिर अपने पंजाब की बताते हैं कि देखें कैसा काम हो रहा है ज़बरदस्त। मैं उस पर बात पे आता हूँ। आप ऐसा करें कि एक कारकर्दगी के ऊपर मैं चाहता हूँ कि कोई प्रोग्राम रखे। मैं दोनों सूबों का? हाँ, ठीक है, वो एक फ्रूटफुल डिबेट होगी, और मैं खैबर पख्तूनख्वा में एक काम करेंगे, आपको और इख्तियार वली साहब को स्टूडियो में बुलाएंगे और फिर दोनों से यहाँ पंजाब उठा से के किसी को बुला ले, वो बेचारा तो आपकी 5वें सूबों की नंबर बातें पे तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे ना, कितना काम हो रहा है। नंबर पे इलेक्शन में इख्तियार वली की कौन सी बात कर रहे हैं? वो 5वें। आपने पीपल पार्टी और उनकी अच्छा, इख्तियार वली जो है ना, जरा मैं बताता हूँ खट्टक साहब, ये तो इसकी कुव्वत बर्दाश्त है। नहीं, मैं आपका झूठ 5 मिनट आपका झूठ सुनता हूं, खामोश। मैं आपसे ज्यादा जज्बाती हूँ। प्रोग्राम नहीं करेंगे, नहीं बोलना। मैं जो बोल रहा हूं नहीं बोलना। चले, मैं दोबारा मौका देता हूं। जब बारी आई पारस पे अच्छा, इख्तियार वली साहब, नंबर पे इख्तियार वली साहब, ये अपने नंबर पे आपने बोलेगा। भरपूर टाइम लिया इख्तियार वली साहब, थोड़ा सा ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हैं। चले, मैं आपको टाइम दूंगी। ये आपका 45 स्पीकर नहीं कि इन्हीं के आपको बाद खोल के दे देगा। चलें जी, बात करें जी। आप कह रहे हैं कि आपस में ये बयानात दे रहे हैं। गवर्नर कोई फॉर्म 47 का जिक्र कर रहा है, पंजाब के गवर्नर का। शहबाज शरीफ क्या कहता था कि मैंने आसिफ अली जरदारी को लाहौर, लारकाना, कराची की सड़कों पे ना घसीटे तो मेरा नाम क्या नहीं होगा। मांग चुके हैं वो। उसके बाद क्या कहा कि इन्होंने जो कौम का पैसा खाया मैं इनके पेटों से निकाल दूंगा। माफी मांग चुके हैं इस पे वो। तो मतलब वो झूठ बोल रहे थे। तो सियासत तो ऐसे ही होती है। फिर तो इमरान खान सही है ना, वो कह रहा था कि नूरा कुश्ती खेल रहे हैं, मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की चोरी डाके, मुल्क को लूटना, मुल्क के पैसे लेके जाना टीटीज के जरिए, मुल्क से बाहर पैसे भेजना, फ्लैट्स बनाना, बाहर जायदादें बनाना, चोरी करना, डाके करना, इसके लिए इनका इत्तेहाद है। मौलाना के बारे में आप लोगों ने क्या क्या कहा? अब आप कहते हैं ना भूल जाओ, आगे बढ़ो, इत्तेहाद बनाओ, तो ये सियासत का हिस्सा है, ये चीजें चलती हैं। मौलाना के बारे में आप क्या कुछ कहते रहे मौलाना साहब? क्या? वो डीजल के नारे कौन लगाता था? और वो डीजल किसने बोला? मौलाना को नहीं बोला। डीजल किसने बोला? खान साहब नहीं बोलते थे। किसने बोला? नारे नहीं लगवाते थे। किसने बोला? ख्वाजा आसिफ ने। खान साहब ने नहीं बोला। हम तो बोलते थे, जलसों में बकायदा इंतजार होता था। मैं नाम किसने दिया? अच्छा, ख्वाजा आसिफ गाली देंगे, ख्वाजा आसिफ गाली देंगे, आप भी देंगे। ख्वाजा आसिफ ने ये लक़ब नहीं दिया। ख्वाजा आसिफ ने ये लक़ब नहीं दिया। असेंबली के फ्लोर के ऊपर दिया। असेंबली के फ्लोर के ऊपर दिया। असेंबली के फ्लोर के ऊपर ख्वाजा आसिफ ने नहीं। आप ख्वाजा आसिफ को फॉलो कर रहे हैं सर? तो उसने बोला, हमने भी अच्छा, बोला। आप तो नहीं बोलेंगे ना? तो फिर ये अभी जो मौलाना की कसीदे जो उसकी इमामत में जो अभी नमाज पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि जी हमारे ऊपर फितवा ठोक रहा था, मौलवी भी बन गया कि जी इनकी ईमान के ऊपर भी ये डिसाइड करेगा हमारा ईमान क्या है। इमरान खान का ईमान वो था जो दुनिया के आंखों में आंखें डाल के हमारे पैगंबर रसूल की बात कर रहा था, पूरी दुनिया में खड़े होके इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोलने वाला एक लीडर उसका इमरान खान नाम था। ये अच्छा, कल मैं भी लगाता हूँ, आपने मरियम नवाज की इंग्लिश सुनी है, उसमें मैंने इंग्लिश इज नॉट कमिंग टू बी। मेरी इंग्लिश और मरियम नवाज की उर्दू देख लो, इतना फर्क नहीं है। ये दिल काबिलियत का, तुम अपनी उर्दू देख लो। आप क्यों प्रोवोक करते हैं आवाम को? आपके लोग क्यों इस तरह के बयान देते हैं? हमारे पास भी बंदूकें हैं, हम भी मरने के लिए तैयार हैं, फिर आप रियासत के खिलाफ इस तरह के बयान देना, ये मुल्क और आपके सूबे के लिए अच्छा है? एक चीज पारस, ये जो है ये हमारी चुटकी की भी नहीं है। कौन? ये जो दोनों जमाते वाले इधर आप नुमाइंदे बैठे हुए हैं, ये चुटकी की भी नहीं है। अभी हुकूमत में है वो। देख, हम पॉलिटिकल जमातों को आपस में छोड़ देना। जिस तरह 8 फरवरी को हमने इनकी सियासत दफन की ना, इस तरह इनको भी दफन 2018 में ये बात क्यों नहीं की आपने? कब? कि ये हम सियासी जमातों को क्यों अकेला छोड़ देना, हम खुद निमट लेंगे। क्या 2018 में अभी फिर वो शुरू हो जाएंगे। कैसे आए थे आप? हुआ क्या है? धांधली नहीं हुई थी? ऐसा करें
कि आप नून लीग के, पीटीआई की, पीपल पार्टी के जल से कंपेयर कर ले, आपको पता चला कि 2018 जल से क्राइटेरिया नहीं होते, मौलाना साहब के भी बड़े बड़े होते हैं, जमात इस्लामी के भी बड़े बड़े होते हैं, वोट नहीं पड़ता। आप देखिए फरीक ना बने, फरीक नहीं, सवाल है, नहीं सवाल नहीं है, जमात इस्लामी के नहीं लेती वोट्स। आपको पता है कि 35 हल्के 2018 में हमने 500 वोटों से कम पे हारे थे। अगर हमें फेवर करना होता तो आरटीएस बैठा था कि नहीं? तो इलेक्शन कमीशन किसने लगाया था? हमने लगाया था। फिर आप कहते हैं अगले दिन हमने लगाया था, आए थे, हमने लगाया था, किसने भी बनाया, बैठा था, इन दोनों ने लगाया था, इन्होंने बिठाया था। हाँ, इन्होंने आपको बिठाया जिताने के लिए। एक अपोजिशन में, एक गवर्नमेंट में थे, हम तो तीसरी नंबर की जमात थी पार्लियामेंट के मुझे ये अंदर। बताए, बाजवा था आपको एक्सटेंशन किसने दी थी? मिल की थी सबने। आपने नहीं दी थी? गलती की थी हमने, गलती की मानते हैं, बिल्कुल मानता तो थी ना उस वक्त में, बहुत बड़ी गलती थी ये। माफी मांगे ना? नहीं, अब तो नहीं करेंगे। बिल्कुल माफी भी मांगता हूँ, माफी मांगे। मैंने भी उसमें वोट दिया था बाजवे को एक्सटेंशन देते हुए, मैं माफी मांगता हूँ उस पे। चलें ठीक, आप ईद के बाद आ रहे हैं, आप दोबारा एहतजाज करने के लिए तैयार है, किसी भी टाइम आ सकते हैं। कब तक फैसला हो जाएगा? इंशाल्लाह इमरान खान साहब मिस कॉल देंगे, इधर पहुंचे। रमजान में भी आ सकते हैं? नहीं, रमजान का इंशाल्लाह हम इतना वो नहीं, रमजान में नहीं तो करेंगे। खुदा न खास्ता हम किसी और इंसानी अलमिये के लिए तैयार तो ना रहें, और फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या इस मुल्क में पुरअमन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? वो तो कहते हैं उसकी इजाजत देंगे पुरअमन करेंगे, तो लेकिन कहते हैं हर दफा कुछ ना कुछ हो जाता है। 9 मई आप दिला देते हैं हमें, वो शुक्र है 9 मई हो गया। अगर 9 मई ना होता तो पता नहीं इनको बहाना। अच्छा, महंगाई की बात करें 9 मई, इलेक्शन दांधली की बात करें 9 मई, 26 पे आईनी तरमीम करें 9 मई। 9 मई हमने 9 मई करा के हमें क्या फायदा मिला है? 9 मई के आड़ में तो हमें बर्बाद कर दिया, हमारी पार्टी को दीवार में चुन दिया है, हमारे लोगों को पार्टी से अलग किया गया, हमारे लीडरशिप जेलों के अंदर है। हमें 9 मई करके क्या फायदा मिला? तो साहब आपके ख्याल में 9 मई करके इनको क्या फायदा मिला है सर? और आपको लगता है कि ऑपोजिशन का कोई ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है? और दूसरी बात, गवर्नर पंजाब का भी बताइएगा कि वो आपकी लीडरशिप की मंजूरी के बगैर इस तरह के बयान दे सकते हैं? पारिस, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का डसा हुआ मैं खुद आपके सामने हूँ। 3800 पे मुस्तफ़ा कमाल को डिक्लेयर किए, मेरे 42,000 वोट थे, ठीक है, और मैं जो आपको प्रोग्राम में दिखाता रहे। दूसरी बात में एक जुमला मुझे कहने दे, शाहिद खटक साहब हमें चोर चोर कहते हैं, खुद इनका लीडर चोरी के केस में सजा याफ्ता बैठा हुआ है। हमें तो चोर कहते थे, हम पे तो देला साबित नहीं हो, खुद उनके ऊपर एक नहीं कई चोरी के केस है। तीसरी बात, जो एहतियात की आप बात करें, आपको पता है शाहिद खटक साहब, इनकी वज़ीर आला ने मजदूर पश्तीन के साथ 11 अक्टूबर को एक मुआहिदा किया था, जो 2 महीने के अंदर असम्बली के अंदर वो कानून साजी करेंगे, वो उसको भूल गए। महमूद खान अचकजई को एहतियात का सरबरा बनाया है, उसकी मजाक उड़ाने से पहले, और उसके बाद उसका क्या असर कर दिया। फिर मौलाना साहब के पीछे पड़ गए गाली गलौज के बाद। फिर मौलाना साहब ने क्या किया, उसके उन्होंने कहा कि उन्हें मुज़ाकरात किए, हमसे पूछा नहीं है। आज असम्बली में, आज सेनेट में कामरान मुर्तज़ा साहब इनके खिलाफ बोल पड़े हुए, आज की तारीख की बात बता रहा हूं। सवाल ये है, और उसके बाद जाके उन्होंने अब एक गई है, उस बिचारी को ये कहां इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, आपके पुराने दोस्त इनके साथ होंगे इत्तेहाद में, JUIF के मौलाना फजल रहमान। सुने पारस मासूम पश्तूनों को बुशरा बीबी ने जिस तरह वरगलाया पिसलाया है, और वो कहते हैं कि मैं खड़ी रहूंगी, और सबसे पहले वो भाग गई है। मैं शाहिद खटक साहब से पूछना चाह रहा हूं, कब तक आप पश्तूनों को अपनी गोलियों के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता, डाल बनाएंगे? आपके पंजाब के बड़े बड़े जो लीडर जो 77 साल में मुख्तलिफ पार्टियों में इक्तदार में रहे, वो तो एक भी नहीं निकला। गोलियां चल रही हो, आप कितनी देर खड़े होंगे? एक भी नहीं निकला। ये कहते हैं, अभी यही बात कर रहे थे। देखिए, मैं तो पारिस मुझे बोलने दे। शाहिद खटक साहब थोड़ा मेहरबानी कर ले, मैं नहीं बोला आपकी तरफ। मैं आज भी पीटीआई को यह कहता हूं, पारस, अगर मैं शाहिद खटक साहब को एक खत लिखूं, वो जवाब नहीं दे, मैं दूसरे को जवाब नहीं दे, तीसरे पे वो कहते हैं मैंने मंदोखेल का खत पढ़ना ही नहीं है। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है मेरी? जो आर्मी चीफ को उन्होंने खत लिखा, ये अभी तक सियासी लोग सोच नहीं है, अभी तक ये एम्पायर की उंगली ढूंढ रहे, अभी तक ये का वक्त याद कर रहे हैं जो 28 सितंबर बिठा के इनको पाकिस्तान पे मुसल्लत की है। सवाल ये है, आज भी इनकी सोच जमहूरी नहीं है, आज भी इनकी सोच सियासी नहीं है। आप अंदाजा लगा ले, इससे बड़ी बेइज्जती आर्मी चीफ ने क्या की उनको, जो कि मैं इसका खत पढ़ूंगा ही नहीं है। मैं तो आ गया ना, तो इसको जवाब भी कंसीडर किया जाएगा ना कि वो खत के बारे में क्या समझते हैं, और अगर खत आएगा तो वो किसको भेजेंगे, तो ये जवाब ही हुआ ना मंदोखेल साहब, ये रद्द-ए-अमल हुआ ना। बेइज्जती कर दिया ना उसकी, अगर वो इज्जत समझ रहे तो
وہ تو بےزتی کر دی عمران خان صاحب کی کہ میں ان کے خط پڑھوں گے نہیں. 2 خط پہلے بھی بھیج چکے ہیں. میں وزیر اعظم کو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا مقصد نیریٹو بنانا ہو. سیاسی لوگوں سے بات نہیں کر رہا ہے. نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب اس پہ بیانیہ بنانا چاہتے ہوں, وہ یہ موقع چاہتے ہوں, وہ چاہتے ہوں کہ ایسی بات وہ این آر او لینا چاہتا ہے. وہ این آر او لینا چاہتا ہے. وہ رو کے پھر آرمی چیف سے کے سامنے ان کو بٹھا دو. یہ خدا کے قسم گھٹنے پکڑیں گے اس کے. خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو. اوکے اختیار ولی صاحب, آپ کے خیال میں خط پہ ذرا بتا دیں کہ یہ جان بوجھ کے اگنور کیے گئے یا آپ کے خیال میں خط ملے ہی نہیں جو خان صاحب نے لکھے آرمی چیف کو؟ مجھے یہ بتائیے ہمارے پاس وقت کتنا ہے بولنے تھوڑا سا ہے, آپ کا جواب آ جائے گا, پلیز بات کیجئے اس پہ, خط پہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہ خط جو ہے نا, پہلا خط, دوسرا خط اور تیسرا خط, اس کا اگر ایکسٹریکٹ نکال لیں تو اس کا یہی ہے کہ اس میں خط لکھنے والے نے یہی کہا ہے کہ ماہی آوے گا میں پھولا نالو دھرتی سے جاواں گی, انہوں دل والے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی, چلانگی پکھیاں. اس کا تو یہی مطلب ہے, اور اس کو نا کا جواب بھی مل چکا ہے. ایک نمبر 2, جہاں تک آپ کہتے ہیں نا کہ یہ خط بات, یہ کوئی خط کی ایسی کی تیسی, ایک مجرم سزا یافتہ چور ڈکیت بندے کے خط کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے کہ اس کا آرمی چیف یا نوٹس لے گا یا وزیر اعظم لے گا, اس کو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے. چور ڈکیت کہہ رہے ہیں. جہاں تک وہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں, وہ ہمیں کہتے ہیں. عدالت نے نہیں جی نہیں, عدالت نے اگر 14 سال قید با مشقت کی سزا اپنی بیگم سمیت نہ سنائی ہے تو پھر مجھے روکیے. عدالت نے سزا سنائی ہے. ہواؤں کا رخ یہاں نہیں, اختیار ولی صاحب, یہاں ہواؤں کا رخ بدلتا ہے, سب تبدیل ہو جاتا ہے, وہ کیسز بھی واپس ہو جاتے ہیں, سب کچھ آپ کو پتا ہے. یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں, یہ میں اسمبلی کے فلور پر ان کو بتایا کرتا تھا جی کہ ہواؤں کا رخ بدلتے, وقت بدلتے, اور جو پہیا جو ہے نا اس کا گھومتا, اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی. جس طرح بلے پر بیٹھ کر آئے ہو, بلے پر بیٹھ کر ہی چلے جاؤ گے. میری وجہ شہرت یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو بتا دوں کہ میں نے اس وقت ضمنی الیکشن میں آپ کو شکست دی تھی جب عمران خان وزیر اعظم تھا, محمود خان وزیر اعلیٰ تھا, پرویز خٹک آپ کا وزیر دفاع تھا, صوبے میں, مرکز میں, ضلع میں آپ کی حکومت تھی. ایک. اور نمبر 2, آپ کا اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں ممبر بیٹھا ہے جی, آپ اس کو کل اسمبلی میں ملیں گے, اس کو حلف دے کر بتائیں الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے وہ میرے حق میں دستبردار ہونے کے لیے تیار تھا. اوکے ٹھیک, میں نے کہا آپ کھڑے ہی رہیں, مجھے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور آپ کی وجہ شہرت کیا ہے, مجھے اب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کی وجہ شہرت کیا ہے تو آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے. آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ میں کھمبے بھی کھڑے کروں گا, میں اگر بجلی کے کھمبے بھی, ماچس کی تیلی بھی کھڑی کروں گا تو وہ اسمبلی میں پہنچ جائے گا. آپ وہی کھمبے ہیں اور وہی چیزیں ہیں جو اسمبلی میں پہنچ گئے. فارم 47 کے آپ فارم 47 کے, میں نے تو بات ابھی پوری نہیں کی ہے. انہوں نے بات کی, انہوں نے ذرا سنیں, انہوں نے بات کہا, انہوں نے کہا ذرا سن لے پارس, یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے بات کی تھی آصف علی زرداری کے بارے میں, تو اس کے بارے میں تو یاد رکھیں کہ ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہوا ہے, ہم نے قوم سے بھی معافی مانگی ہے. لیکن آپ کا لیڈر تو کہتا تھا کہ یہ پرویز الہی جو ہے یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, اور یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ تو قاتل جماعت ہے. مولانا صاحب کو اب ڈیزل کہتے تھے. تو آپ تو ان سارے لوگوں کے پاس جا کے, اور آپ کی کتنی سیول سپرمیسی ہے. یہ ایک جملہ کہتا ہوں پھر چلی جائیے, انہوں نے ٹائم ویسے بھی زیادہ لے لیا. ان کے لیڈر کی سیول سپریمیسی اتنی سیول سپریمیسی ہے کہ یہ آج تو فوج کے خلاف باتیں اور تقریریں لمبی لمبی کرتے ہیں, خطوط بھی لکھتے ہیں. فوج کے ایک سنتری کے ایک آنکھ سے اشارہ کرے گا نا ایک سنتری, یہ ساری کی ساری پی ٹی آئی یہاں سے ادھر چلی جائے گی. یہ ان کی کریڈیبلٹی ہے. یہ ہمارے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں سول سپریمیسی کی. نیور. اس ٹائم جو خیبر پختونخوا میں ان کا صوبائی صدر ہے میر مقام, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ چیک کریں. نمبر 1. نمبر 2, حادثاتی طور بھی پالیٹکس میں بہت سے لوگ آتے ہیں. حادثاتی طور پر الیکشن جیت گیا تھا, لوگوں کو جذباتی بنا کے برداشت نہیں کر سکتے, پتھر بال کے پیٹ, یہ کسی زمانے میں اپنے پیٹ کے اوپر پتھر بال کے آئے وزیر اعظم بنا تھا, ابھی کیوں نہیں باننے. اور اس کے علاوہ ہمیں آیا تھا. تو اب تم ہمت کرو نا,
तुम्हें क्यों मौत पड़ती है? अब तुम पत्थर बांधो, जाओ महंगाई के खिलाफ एहतजाज करो। बोलो जरा वजीर आला को, बोला कि ज्यादा तुम्हें ये हिम्मत नहीं है? बन जाओगे, ज्यादा बोलने से सर अपनी बात करें, नहीं, जवाब आप सिर्फ तनख्वाहों पर दस्तखत करने के लिए बैठे हो। सर आप बात करें, मेरी पॉपुलर जाओ सर बात करो। मैं चैलेंज करता हूँ इख्तियार वली साहब को जी कि मैं नौशहरा में आके इतना जलसा करूंगा कि उतना आप भी नहीं कर सकते अपने हल्के में। चैलेंज कबूल है इख्तियार वली साहब? करेंगे फिर आप कभी मेरे हल्के भी आ जाए अपने यार, जलसा मैं तुम्हारे गांव में भी आके कर लूंगा, वहां पे आके कर लूंगा जहां पर इमरान खान ने 5वें नंबर का हारा हुआ है और आप भी उठा के बिठा देते 5वें नंबर पे किसी बंदे को। तो मैंने तुमको शिकस्त दी है, और ये मुझे मैंने तुम्हारे वजीर आज़म को शिकस्त दी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तुम्हारे लीडर को शिकस्त दी थी, तुम्हारी सारी हुकूमत को शिकस्त दी। तुम्हारे हमारे तुम्हारी हैसियत क्या है? अब हम जातियात पे आ रहे हैं। हैसियत है तुम चोरी के मोबाइल बेचते हो, चोरी के मोटरसाइकिल बेचते हो, ये तुम्हारी हैसियत है? बन गया था तुम इससे ज्यादा क्या? अभी क्या इधर हमें लीडर तुम्हारी तो अपनी हैसियत ही कोई नहीं। इख्तियार वली साहब जातियात पे नहीं, इश्यूज पे फोकस नहीं। जब मैं बोल रहा हूं इख्तियार वली साहब क्या कहते हैं, शाहिद खटक साहब और मंदोखेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर मेरे ख्याल से जातियात पे ना जाए ना, इतना मसला है पाकिस्तान में, हमें सियासी ये जातियात पे ये आते हैं तो फिर मुझे सबकी फिर हिस्ट्री मुझे शजरा भी मालूम है। आप नेक्स्ट टाइम स्टूडियो आइएगा, फिर जरा बात करेंगे। खोल के रख देता हूं। बहुत शुक्रिया सर आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से कोई इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।